ओके, चलिए स्क्रीन विजिबल है आपको फिर से? यस ओके, सर। ठीक है ठीक है। इस सेशन में आपको कंडीशंस के बारे में बता रहा हूँ। चलिए, आउटपुट मैं ये बता रहा था आपको, हमको रीड करने हैं किसी के मार्क, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं और सपोज उसने डाले 60। अब मुझे बताइए ये पास है कि फेल है? पास। ये पास है, तो सिर्फ आंसर क्या एक्सपेक्टेड चाहते हैं अपन? ऐसा चाहते हैं, द स्टूडेंट इज पास। हो गया। अगर आपने इसको फिर से रन करवाया, करेक्ट, ये एक बार रन किया, आपने बोला सर ये पास है, फिर से रन करवाया, इस बार सब्जेक्ट जो डाला गया है वो है 25, तो इस बार क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है? लिख के आना चाहिए द स्टूडेंट इज फेल। फेल। करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब देखो, प्रोग्राम को मैंने दो बार एग्जीक्यूट करवाया, पहली बार मैंने 60 ये मार्क्स डाले, तो 60 मार्क्स है इसलिए 60 मार्क्स है इसलिए द स्टूडेंट इज पास, आंसर एक्सपेक्टेड है। और फिर से अगर रन करवाया, द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, और इस बार सब्जेक्ट के मार्क्स है 25, तो आंसर आया आपका फेल। अब मुझे बताइए यहां पे क्या हो रहा है? देखिए, आउटपुट क्या है आपका मालूम है? आउटपुट है, एक तो आपका आउटपुट द स्टूडेंट इज पास आने वाला है, या फिर आपका आउटपुट द स्टूडेंट इज फेल आने वाला है। मतलब दो में से एक कोई तो भी आउटपुट आने वाला है। करेक्ट, मतलब एक तो ऐसा या फिर एक तो वैसा। ऐसा जब होता है ना, ऐसा जब होता है, इस चीज को बोलते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूट करना, कंडीशन से एग्जीक्यूट करना। अभी देखिए ना यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर कंडीशन है। अगर आपके मार्क्स 35 के ऊपर है तो वो होता है पास, और वही आपके मार्क्स 35 के नीचे है तो बंदा होता है फेल। करेक्ट, तो ये चीज अपने को करवानी पड़ेगी प्रॉपर। करेक्ट, तो ये करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट होता है वो होता है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है इफ स्टेटमेंट। देखिए, हमको स्टडी करना है आज इफ स्टेटमेंट, मतलब एक्चुअली ये ऐसा है, इफ एल्स। ठीक है, और ये इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो है ना, इसको और एक नाम है, इनको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इनको? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। समझ में आ रहा है कंडीशनल स्टेटमेंट? यस सर। ओके, अब हमको हेडिंग डालना है या फिर कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमें कुछ ऑपरेटर्स भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसके अंदर देखो क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको कुछ ऑपरेटर्स बताता हूं। देखिए, हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो देखे हैं, हम लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स तो देखे हुए हैं, बराबर। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, है ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड और पावर। तो ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट में भी कुछ ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, और वो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको भी कंडीशनल ऑपरेटर्स बोला जाता है। वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो कंडीशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और उसमें से जो ऑपरेटर्स होते हैं वो देखो, ये है, कौन सा ही नहीं है, ये साइन को पता है आपको? इस साइन को कई बार लिखा होगा तुम लोगों ने। ग्रेटर। एग्जैक्टली, लेस देन ग्रेटर देन। हाँ, ये साइन कौन से है? ये है लेस देन। करेक्ट, जो नीचे वाला साइन है वो है ग्रेटर देन। ओके, और एक होता है कंडीशनल ऑपरेटर, लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, डबल इक्वल्स टू होता है, इसको एग्जैक्टली इक्वल्स टू भी बोलते हैं।
और उसको डबल इक्वल्स टू भी बोलते हैं। ओके, लेस देन, ग्रेटर देन, एग्जैक्टली इक्वल टू। अब और ऐसा भी है, लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। ठीक है, ये हमने कई बार मैथमेटिक्स में इस्तेमाल भी किए हुए। लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। ये समझेंगे आपको, आप टेंशन मत लो इसका। इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए, वो जो कंडीशनल स्टेटमेंट आपने हेडिंग डाला होगा ना, उसको निकाल दो। आप कंडीशनल ऑपरेटर्स ऐसा हेडिंग डालो, कंडीशनल ऑपरेटर्स, और उसके बाद में हम स्टेटमेंट देखेंगे। लिखिए कंडीशनल ऑपरेटर्स। और कंडीशनल ऑपरेटर्स तो वैसे बहुत सारे, लेकिन जो नॉर्म मैक्सिमम टाइम मतलब 90% जो इस्तेमाल होते हैं प्रोग्रामिंग में वो ये है। ठीक है, ऐसा लिखो, दिस ऑपरेटर्स आर यूज these operators are used to make comparison of a variables. These operators are used to make comparison of a variables. These operators are used to make comparison of a variables. लिखा? यस सर। ये ऑपरेटर्स वेरिएबल की कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दीज ऑपरेटर्स मतलब कंडीशनल ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आर मेनली यूज्ड विथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। दीज ऑपरेटर्स आर मेनली यूज विथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये ऑपरेटर जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ में इस्तेमाल होते हैं। मेनली यूज विथ कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है कंपैरिजन। ठीक है, तो आप वहां पे और में कंपैरिजन इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन जो वर्ड है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसको और एक नाम है, इसको रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जो हेडिंग डाला उसको थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, कंपैरिजन और रिलेशनल। भाई आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर या फिर एक्सप्लेन कंपैरिजन ऑपरेटर, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है, मैक्सिमम टाइम जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो तो रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, तो इसलिए आपको वो पता होना चाहिए। चेंज कर लिया आपने? यस सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिलेशनल ऑपरेटर को इस्तेमाल करने के लिए जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इफ एल्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पस है, देखो ये छोटे छोटे ऑपरेटर्स है, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स है इनको इस्तेमाल करने के लिए आपको इफ एल्स पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो मुझे बताइए, आपने सिर्फ हमने अभी क्या किया, सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा, राइट? सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा ना? यस सर। अब इसको लिख लो, बस पॉइंट में लिखना है इसको। एक नंबर डालिए, ये सपोज लेस देन का साइन,
ये सपोज ग्रेटर देन का साइन, ये सपोज डबल इक्वल्स टू का साइन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऐसा नंबरिंग में इनको ऐसा का ऐसा लिख लो, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स टू यहाँ पे, ध्यान दीजिए सिंगल इक्वल्स टू नहीं है, मैं आपको फर्क समझाऊंगा, सिंगल इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू का फर्क समझाऊंगा। इसको एक तो एग्जैक्टली इक्वल्स टू बोलते हैं या फिर डबल इक्वल्स टू बोलते हैं। लिख लीजिए और लिखने के बाद बताइएगा। ठीक है, आप सब लोगों ने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए ये ऑपरेटर्स अगर इस्तेमाल करना है, ओके, तो ये ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने के लिए हमने लिखा ही हुआ है कि ये ऑपरेटर्स जो है वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के तौर पे अगर मैं समझाऊं आपको, अगर मुझे ऐसा लिखना है, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर आपके पास एक दो वेरिएबल है, ए है, ए की वैल्यू है सपोज 10 और बी है, बी की वैल्यू है सपोज 20, और मुझे ऐसा लिखना है कि ए लेस है बी से, तो आप क्या लिखोगे? बाय यूजिंग दैट ऑपरेटर्स। उस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके लिखना है ए लेस देन बी। ये करेक्ट है कि नहीं मुझे बताइए? यस सर। करेक्ट है, बराबर। तो ये जो अभी मैंने इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ये है पहला वाला वेरिएबल, ये है दूसरा वाला वेरिएबल, और मुझे ऐसा बताना था कि ए की वैल्यू जो है वो लेस है बी की वैल्यू से। तो ये बताने के लिए ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये है ए लेस देन बी। क्लियर हुआ? अगर मुझे ऐसा लिखना था, ये होगा एक एग्जांपल छोटा सा, अगर मुझे अब ऐसा लिखना है कि भाई मेरे पास और एक वेरिएबल है, एक है p जिसकी वैल्यू है सपोज 60, ओके, और एक है q जिसकी वैल्यू है 20, और मुझे ऐसा लिखना है कि p इज ग्रेटर देन q, तो मैं क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन वाला साइन। बराबर, P हम is greater। एग्जैक्टली हम इस्तेमाल करेंगे ग्रेटर देन वाला साइन, तो p ग्रेटर देन q। करेक्ट है? ये स्टेटमेंट समझने के में कोई दिक्कत जा रही है कि आपको? ये बताइए मुझे, ये जो लिखा मैंने अभी या फिर ये जो लिखा, क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। हाँ, इजी, उसके अंदर कोई एकदम लॉजिकल बात नहीं है, एकदम कोई मुश्किल नहीं है, बराबर। मैं सिर्फ आपको ये ऑपरेटर्स को लिखते कैसे ही इतना बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काम में आएंगे अपने कंडीशनल में। देखिए ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना कंडीशंस का, ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो इस बड़े कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए मुझे उसको स्टेप बाय स्टेप लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ ऑपरेटर्स क्या होते हैं उतना बता रहा हूँ, वो भी कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा नहीं है, अगर तुम इसको रन करोगे इतना तो ये रन नहीं होगा, एरर देगा। इसको आपको कंप्लीट करना है, मतलब ये छोटा सा कंपोनेंट है, उसको आपको पहले देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अगर मुझे ऐसा लिखना है, देखो यहाँ पे, और एक a की वैल्यू है सपोज 50 और b की वैल्यू है 50, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि a और b दोनों एक जैसे हैं, बराबर। तो इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? एग्जैक्ट इक्वल्स टू साइन। एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मुझे ऐसा लिखना है कि a और b दोनों ही सेम है, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि a एग्जैक्टली इक्वल्स टू b। करेक्ट? यस सर। इसका मतलब ये देखो, मैं लिखता हूं आपको यहाँ पे समझने के लिए, a इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे देखो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, समझाता हूं मैं आपको, देखो ध्यान दो। यहाँ पे इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहेगा, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है? फर्क ये है, देखो
सिंगल इक्वल टू देने के बाद क्या होता है और डबल इक्वल टू देने के बाद क्या होता है, क्या फर्क है, क्या समझ में आ रहा है तुमको, बता सकते हो? सिंगल इक्वल्स टू मतलब बताइए। एक की वैल्यू 50 और डबल इक्वल्स टू मतलब दोनों एक जैसे। एग्जैक्टली और कोई बता सकता है? सर सिंगल इक्वल्स टू में जैसे अपन ने स्वैपिंग में किया था तो वो वैल्यू स्वैप हो सकते हैं एक्चुअली, एंड डबल इक्वल्स टू का जब यूज करते हैं तो अपन कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों वैल्यू का। बराबर, एकदम बराबर जवाब है ये। देखो फर्क ये होता है क्योंकि ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान दो। हमने कई बार इक्वल टू का इस्तेमाल किया है और कई बार अभी मैंने डबल इक्वल टू का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे अगर मैंने ऐसा लिखा, देखो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा कि a इक्वल टू 50, इसका मतलब ये है कि 50 जो है किसके अंदर गया हुआ है, a के अंदर गया, मतलब a की वैल्यू है 50। मतलब जब एक इक्वल टू इस्तेमाल होता है वो होता है असाइनमेंट। ओके, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इसका मतलब होता है कि 50 असाइन टू ए। 50 असाइन टू ए मतलब 50 ये जो वैल्यू है वो किसको असाइन की गई है, ए को, ठीक है। लेकिन जब तुम डबल इक्वल टू इस्तेमाल करते हो तब आपने क्या किया है कि ए के अंदर जो वैल्यू है मतलब 50, वही वैल्यू बी के अंदर है क्या। ऐसा जब होता है तब होता है कंपैरिजन। तो आपको ध्यान में रखना है, आंसर क्या है पता है क्या इसका, एक अगर टेक्निकल आंसर में बोलूं तो इक्वल टू जो है, इक्वल टू इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट, ओके। असाइनमेंट मतलब वैल्यू ट्रांसफर करना है, वैल्यू असाइन करना है। और डबल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन, ये उसका आंसर है। अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, तो एक ही लैंग्वेज में एक ही लाइन में अगर बोलना है तो आपको बोलना है कि सर इक्वल टू इज यूज फॉर असाइनमेंट एंड डबल इक्वल टू इज यूज फॉर कंपैरिजन। क्लियर हुआ तुमको? यस सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये जो अभी बताया मैंने, ये लेस देन इक्वल्स टू, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वगैरह मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, ठीक है, मतलब जब मैं कोडिंग में लूंगा तब। मुझे बताइए आपको ये जो ऑपरेटर्स है ये ऑपरेंड के बीच में कैसे इस्तेमाल करना समझ में आया, मतलब वेरिएबल्स के बीच में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं अपन, ये क्लियर हुआ क्या आपको? यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो जिस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स है उस तरह से अब इनका सिर्फ अभी हमने क्या किया, देखो ये ऑपरेटर्स जो है ये 2-3 प्रकार के ऑपरेटर्स है, जैसे कि असाइनमेंट है, उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर है, उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर भी है। लेकिन इनको इस्तेमाल करना है ना अपने को, अब हम इसको यूज करके देखेंगे। और इसको यूज करने के लिए हमको अभी एक सिंटैक्स स्टडी करना पड़ेगा, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट का। हमारा मेन एम क्या है, हमको इसको समझना है। ये जो है ना, हम चाहते हैं कि कंडीशनली हम किसी एग्जाम्पल को कैसे कर पाए, ठीक है। और किसी भी चीज को कंडीशनली अगर एग्जीक्यूट करना है तो आपको जो स्टडी करना पड़ेगा वो है इफ एल्स पार्ट, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि मतलब जब आओगे आप तो इफ एल्स पढ़ के आना, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो अभी ध्यान दो। जब आप पे ऐसी कोई कंडीशन आए कि उस कंडीशन के अंदर आपको दो में से कुछ भी एक ही प्रिंट करना है एट ए टाइम, मतलब आपको एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, सपोज मतलब स्टूडेंट इज पास ये भी प्रिंट करना है और स्टूडेंट इज फेल ये भी प्रिंट करना है, लेकिन कंडीशन है। ऐसा जब होता है उस टाइम में आपको एक सिंटैक्स मतलब आपको एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस स्टेटमेंट का नाम है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ एल्स स्टेटमेंट को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए आपको। सिंटैक्स है कुछ इस तरह से, ध्यान दो। इफ एल्स का जो सिंटैक्स है, अगर मैं सी लैंग्वेज वाला पूछूं आपको, सी प्रोग्रामिंग में कैसा सिंटैक्स था, कोई बता सकता है क्या?
इफ इन ब्रैकेट कंडीशंस देन हम ऐसा लिखते हैं, इफ इन ब्रैकेट कंडीशन, बराबर, जो भी कंडीशन हो उसके बाद में हम ओपनिंग ब्रैकेट देते हैं, राइट, कुछ इस तरह से, और इसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट हमारे। सी लैंग्वेज में अगर करना है तो मैंने आपको बोला था कल, पढ़ के आना करके, ठीक है। और अगर एल्स पार्ट लिखना है तो ऐसा हम कुछ लिखते हैं, ये जो सिंटैक्स है ये एक नॉर्मल सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। इसको अगर हम देखेंगे तो कैसा लगेगा कि इफ जो भी आप कंडीशन देंगे वो, अगर एक तो ये ट्रू होगी नहीं तो फॉल्स होगी। अगर ये ट्रू है मतलब ये कंडीशन अगर सही है तो इसके अंदर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सही नहीं है मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट में जो रहेगा उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, करेक्ट। तो ये जो इफ एल्स वाला पार्ट है, ये इफ एल्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लॉजिक सिर्फ यही है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। चलो अब हम इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। चलिए यहां पे अभी हम हमारे प्रोग्राम में आए, मुझे सिर्फ ऐसा करना है, इमेजिन करो कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ये एक वेरिएबल है। अगर मैंने बोला कि ए की वैल्यू है 10, ओके, और इसको आप प्रिंट करो, आप क्या बोलोगे सर? सिंपल है, प्रिंट ए, करेक्ट, प्रिंट ए, बराबर। दूसरा यहां पे मैं चेंज करता हूं, सपोज मेरे पास एक बी नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और उस बी की वैल्यू है सपोज 20, ओके, बी की वैल्यू है सपोज 20। अब मैं आपको ये बोलूं कि मुझे ये प्रिंट करके बताओ बी की वैल्यू, आप बोलोगे कि सर सिंपल है, प्रिंट बी, ये तो हर बार हम करते ही आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ऐसा चेंज करता हूं, मुझे ऐसा मैसेज प्रिंट करना है, मुझे चेक करना है कि ए की वैल्यू बी से कम है क्या, मतलब मैं मैसेज ऐसा प्रिंट करना चाहता हूं कि ए इज लेस देन बी, करेक्ट, ए इज लेस देन बी, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर, बराबर। चेक जैसे ही तुम्हारे माइंड में आए कि कुछ ये चेक करना पड़ेगा, तो तुम्हारे माइंड में जो चेक वर्ड आया तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा इफ एल्स का, ठीक है, इफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इफ जो है वो हमेशा ध्यान में रखना, ये सिंटैक्स हमेशा ध्यान में रखना। लेकिन ये सिंटैक्स जो है वो किस चीज का है? ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है। पाइथन में सिंटैक्स थोड़ा अलग होता है। पाइथन में जो है ये ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट ये चीज नहीं होती, ठीक है। तो देखो चेंज क्या करता हूं मैं, ये हटा देता हूं, फर्क एकदम सीधा सा फर्क है। पाइथन में ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो नहीं होते, तो निकाल दिए, सिंपल मैंने निकाल दिए, ठीक है। और ये जो इफ स्टेटमेंट है ना, इफ कंडीशन होती है, इसके ठीक बाजू में कोलन होता है, बस इतना ही फर्क होता है, ऐसा। बाकी बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होता है सिंटैक्स। जरा देखिए एक बार, फिर से एक बार बताऊंगा मैं। अगर आपको कुछ भी कंपैरिजन करना है, किसी चीज को चेक करना है, ठीक है, तो हम कैसा लिखेंगे? हम ऐसा लिखेंगे, इफ जो भी कंडीशन है वो, उसके बाद में कोलन देंगे, और उसके बाद में आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो, और अगर एल्स के बारे में लिखना है तो एल्स, उसके बाद में आपको कोलन देना है, और उसके बाद में आपको जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इफ कंडीशन के अंदर आप जब कोई स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट मतलब लाइन ऑफ कोड जब लिखोगे, तब उसमें गैप होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे है, जब मैंने इफ लिखा तब एंटर लगाने के बाद एकदम इफ के नीचे नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है और स्पेस देके मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं। तो यही चीज हमको देखनी है
ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस क्या इंडिकेट करता है, ये स्पेस ये इंडिकेट करता है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये इस इफ के अंदर है, ठीक है। सेम वैसा ही एल्स में देखिए, एल्स में भी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट गैप दे के लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो एल्स के अंदर है, ठीक है। अब इसका हम इस्तेमाल करके देखेंगे। मैं एकदम इजी प्रोग्राम लेना चाहता हूं, ये हटा दिया मैंने, एकदम इजी प्रोग्राम। मैं सिर्फ इतना लिखना चाहता हूं, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए और उसकी वैल्यू 10, ठीक है। और मैंने आपको ये पूछा कि मुझे बताइए ये जो वैल्यू है ए की, जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव वैल्यू है, क्या बताओगे तुम लोग? इफ a is greater than 0, हाँ, मतलब मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव, बराबर, ये वैल्यू पॉजिटिव है, बराबर। अगर मैंने ऐसा लिखा -10, अब मुझे बताइए ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव। करेक्ट है, ये निगेटिव है। अब मुझे बताइए ऐसा आपने क्या क्या देखा उसमें, आप क्या के ऊपर से बता रहे हो ये वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है? साइन। साइन भी है, बराबर। और अगर लॉजिकली बात किया जाए, हाँ लॉजिकली बात किया जाए तो कोई नंबर पॉजिटिव कब होता है? जो नंबर 0 से बड़ा हो वो पॉजिटिव, और जो नंबर 0 से कम हो वो निगेटिव, करेक्ट? सही है। जो नंबर 0 से बड़ा है वो पॉजिटिव होता है, और जो नंबर 0 से छोटा है वो निगेटिव होता है। तो यही तो लॉजिक है। अगर मुझे बताइए, मुझे स्टेटमेंट ऐसा देना है कि a = 10 ऐसा लिखा हुआ है, और मेरे पास जो आउटपुट आने वाला है वो इस तरह से आने वाला है। देखो आउटपुट क्या आएगा, एक तो आएगा द नंबर इज पॉजिटिव, या फिर एक तो आ सकता है द नंबर इज नेगेटिव। मतलब एक तो नंबर इज पॉजिटिव आएगा या फिर द नंबर इज नेगेटिव आएगा। मतलब आपके पास दो आंसर है, लेकिन आपको ये मालूम है कि इन दोनों में से एट ए टाइम कोई भी एक ही आने वाला है। तो इन दोनों का प्रिंटिंग काय के ऊपर डिपेंड है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, एक तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, करेक्ट? तो ऐसा सिचुएशन जब आता है तब तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमको इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इफ स्टेटमेंट कब इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम लोगों को इफ स्टेटमेंट पता हो गया, लेकिन कब इस्तेमाल करना है ये इंपॉर्टेंट है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का सही इस्तेमाल अगर करना है तो उसको आपको ये समझना पड़ता है कि कौन सा कंसेप्ट कब इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे कंडीशन आई है कि एक तो पॉजिटिव आंसर आएगा या फिर निगेटिव आंसर आएगा, तो ये जो बात होगी ये कंडीशनल बात होगी, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे समय पे आपके दिमाग में ये आंसर आना चाहिए कि इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। अगर इतना भी आपके दिमाग में आया मतलब वो बहुत हो गया, मतलब एकदम परफेक्ट है। इसको बोलते हैं लॉजिक लगाना। लॉजिक मतलब होता है आइडिया, आपके दिमाग में बस आइडिया है कि ये प्रोग्राम को करने की ये आइडिया है, इसको बोलते हैं लॉजिक, ठीक है। चलो अपन कंडीशन लगाते हैं। अभी कंडीशन क्या लगाएंगे? कंडीशन लगाने के लिए आपको आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमको इफ एल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इफ एल्स कुछ इस तरह से होते हैं, दिख रहा है आपको? ये है इफ एल्स का सिंटैक्स। अब इस्तेमाल करेंगे अपन इसको, इफ, उसके बाद में कुछ तो भी कंडीशन लिखनी पड़ेगी और फिर कोलन लगाना पड़ेगा। चलो करते हैं अपन। हमको लिखना है इफ, जैसे सिंटैक्स में था वैसे लिखेंगे। अब कंडीशन लिखना है, देखो यहाँ पे अब लिखना है हमें कंडीशन। कंडीशन जो होती है ये डिपेंड करती है, कंडीशन जो है वो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके लिखा जाती है। कंडीशंस लिखने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हो सकता है। अब कंडीशन क्या है आपकी? कंडीशन ये है कि आपको चेक करना है कि नंबर 0 से बड़ा है या नहीं। नंबर 0 से बड़ा है या नहीं।
अब नंबर मतलब क्या, आपका ए, तो आप क्या लिखोगे, ए ग्रेटर देन 0 और नॉट, बराबर ऐसे ही लिखना है ना, तो ए ग्रेटर देन 0 ऐसा लिखा मैंने। अब देखो ये ग्रेटर देन कौन सा सिंबल है, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है जो थोड़ी देर पहले लिखा था। हमको ये बताना था कि ए जो है वो 0 से बड़ा है, करेक्ट। उसके बाद में क्या लिखना है, ये हमारी कंडीशन होगी। अब कंडीशन देने के बाद आपको क्या देना है, कोलन देना है। चलो यहाँ पे कोलन देते हैं अपन, कोलन देना है। और उसके बाद में आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट मतलब ये कंडीशन अगर बराबर है तो क्या लिख के आना चाहिए, तो सिंपली है, लिख के आना चाहिए कि भाई नंबर इज पॉजिटिव। और अगर ये कंडीशन बराबर नहीं है, अगर कंडीशन बराबर नहीं है इसका मतलब नंबर छोटा होगा, इसलिए कंडीशन बराबर नहीं है ना, तो नंबर इज नेगेटिव। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, एंटर लगाया। देखो जैसे ही मैंने वहां पे एंटर लगाया वो अपने आप उसने गैप दे दिया। देखो कर्सर यहां नहीं आया था, कर्सर एंटर लगाने के बाद कहाँ आया। तो ये जो स्पेस आपको दिख रही है ये आपको भी लिखते वक्त भी आपको वो स्पेस का ध्यान रखना है। अगर आपने आगे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन 0, अब मुझे बताइए ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। नंबर पॉजिटिव है। तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, ऐसा लिख के आना चाहिए मुझे आउटपुट, द नंबर इज पॉजिटिव। तो क्या लिखूंगा मैं, प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। बराबर हम ऐसा लिखेंगे, प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव, करेक्ट है, बराबर। और मैंने वहां पे एंटर लगाया तो ठीक प्रिंट के नीचे है वो कर्सर, ठीक है। मतलब हमारा क्या है, हमने क्या फॉलो किया, इफ स्टेटमेंट फॉलो किया, ओके, इफ स्टेटमेंट फॉलो किया। अब अगर मैंने सिर्फ इतना ही रन करके देखना है, मुझे देखना है कि इतना ही रन होता क्या, ठीक है। तो कैसे रन करेंगे, देखिए राइट क्लिक और रन मेन। देखो आउटपुट क्या है, द नंबर इज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट होता है पहले पोजीशन पे। पहला सबसे पहले क्या होगा, ए आया, ए के अंदर वैल्यू गई 10। अब नीचे का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इफ मतलब चेक करना है क्या, ए के अंदर है 10, मतलब यहाँ पे ऐसा होगा 10 इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। एक तो यस होगा या फिर नो होगा। अगर यस है तो ही ई ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है, तो लिख के आएगा द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिख के आया द नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, ओके। लेकिन एक काम करते हैं, अभी ये नंबर पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव लिख के आया, लेकिन अगर मैंने इस नंबर को निगेटिव कर दिया तो, जैसे कि देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, तो अभी मुझे बताओ ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, नेगेटिव। ये अभी निगेटिव है, ये अभी निगेटिव है। लेकिन हमने चेकिंग किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए ही चेक किया, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही नंबर पॉजिटिव होता है, ऐसा लिखा है हमने। लेकिन अभी की कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू तो -10 है और -10 ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं। मतलब ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। देखो अभी रन करके देखता हूं, देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, ब्लैंक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, इफ पार्ट जो है जब एग्जीक्यूट करना शुरू हुआ तब ए की वैल्यू -10 है, तो यहाँ पे -10 रखा गया, ऐसा होता है -10, और इसको एग्जीक्यूट करवा गया। देखो -10 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, फॉल्स है। ये फॉल्स है। और फॉल्स जब होता है कोई स्टेटमेंट तो ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको यही बात समझनी है, इफ कब एग्जीक्यूट होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ही ये ई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन अभी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो नहीं हुई, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये बाहर निकल गया। और बाहर क्या है, बाहर कुछ भी नहीं है आगे, तो इसने प्रोग्राम को बंद कर दिया। देखो इसलिए उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए,
अगर आप चाहते हो कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने पे कुछ तो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसीलिए आपके पास एल्स पार्ट होता है। अगर आपका इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए? एल्स पार्ट। तो ठीक है, अब मैं इसको ठीक करता हूं। देखो, अगर कोई नंबर निगेटिव है मतलब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए? एल्स पार्ट। तो एल्स मैं यहां नहीं लिख सकता। देखो सिंटैक्स को फॉलो करते हैं अपन। एल्स कहाँ है? ठीक इफ के नीचे। ओके, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये एल्स जो है ठीक इफ के नीचे लिखना पड़ेगा। ओके ओके, और एल्स लिखने के बाद आपको याद से क्या देना है? कोलन देना है। ठीक है, तो मैंने आप लोग कोलन दिया, एंटर लगाया। जैसे ही एंटर लगाया, स्टेटमेंट कर्सर ने बराबर गैप ले लिया और अब मैं यहां पे लिख सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा कि अगर ई ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब क्या? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। ई ब्लॉक में क्या चेकिंग चल रही है कि नंबर पॉजिटिव है क्या? वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब नंबर पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब क्या? नंबर श्योर शॉर्ट नेगेटिव है। तो आउटपुट क्या लगेगा? द नंबर इज नेगेटिव। दैट्स इट। अब रन करके देखते हैं। देखो अभी रन करता हूं, फिर से सेव किया। इस बार मेरा ए जो है वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, रन किया, क्या लिख के आया? द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं मेरा नंबर जो है ना मैं निगेटिव कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, और फिर से रन किया, क्या लिख के आया? द नंबर इज नेगेटिव। मतलब अभी प्रोग्राम एकदम सही सही काम कर रहा है। समझ में आया क्या ये? यस सर। यस सर। ओके, बाकी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आशीष, प्रकाश, पूजा, यस सर। गीता। यस सर। ओके, ठीक है ठीक है। तो अब हमको ये लिखना है। ठीक है, अब हमको ये लिखना है। अब मुझे बताइए अभी यहाँ पे ये नंबर फिक्स है, -10 लिखा गया है। ये हर बार इसको, अभी देखो, अभी अगर मैं कितनी बार भी इसको रन करूं और वो -10 है तो नेगेटिव नंबर ही प्रिंट करेगा, बराबर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मैं प्रोग्राम किसी और के लिए बनाऊं, मतलब यूजर के लिए बनाऊं, और मैं चाहता हूं कि यूजर रन टाइम वैल्यू डाले उसके अंदर, और उसने जो वैल्यू डाली है उस वैल्यू के हिसाब से अपना प्रोग्राम आंसर दे। अगर उसने पॉजिटिव नंबर डाला तो पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर डाला तो नेगेटिव। क्या होना चाहिए बताइए, कैसे करेंगे हम? इनपुट बराबर, हमको क्या करना पड़ेगा? अगर यूजर के दिए हुए नंबर पे अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कोडिंग में भी वैसा चेंज करना पड़ेगा ना। मैंने ए की वैल्यू, ये जो -10 है, ये हार्ड कोडेड लिखी, पहले ही लिख के रखी। हमें क्या करना पड़ेगा? इस ए को यूजर से रीड करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? इंटीजर। अब वो इंटीजर आएगा या फिर कोई भी हो, बस नंबर आना चाहिए, नंबर चाहिए, इसलिए इंटीजर। ओके, इनपुट ब्रैकेट में हम लिखेंगे, उसको मैसेज देना पड़ेगा ना, एंटर द नंबर। बस हो गया। और जो वो नंबर डालेगा उसके हिसाब से फिर सिस्टम बताएगी कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। रन किया, अब देखो, एंटर द नंबर। अगर किसी नंबर डाला 5, मुझे बताइए नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और ए की वैल्यू हो जाएगी 5। अब नीचे आएगा, यहाँ पे लिखा है इफ। ठीक है, इफ क्या? ए मतलब क्या? 5 ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताइए 5 जो है, यहाँ पे लिखता हूं मैं, 5 ग्रेटर देन 0 है या नहीं? यस सर है। है, बराबर है मतलब ट्रू है। और अगर वो ट्रू है तो क्या एग्जीक्यूट करेगा? उसके अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव, करेक्ट। और अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, देखो इफ और एल्स में फर्क ये होता है कि इफ
एग्जीक्यूट तभी होता है जब उसकी वैल्यू ट्रू है, और अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ट्रू होने के बाद वो वापस एल्स में नहीं जाता, यहीं पे पता होता है। अगर इफ की वैल्यू ट्रू है तो ही अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ की वैल्यू फॉल्स है तो ही वो एल्स पार्ट का अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई इफ को एग्जीक्यूट करवा दिया और फिर एल्स एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा नहीं होता कभी। ठीक है, ओके, अब मैं इसको रन करता हूं। एंटर द नंबर, 5 टाइप किया और एंटर हिट किया। देखो आउटपुट क्या है, द नंबर इज पॉजिटिव। फिर से रन करते हैं, फिर से रन किया, एंटर द नंबर, इस पर मैंने -3 डाला। मुझे बताओ नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नंबर नेगेटिव है। अब देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, देखो इस स्टेटमेंट की वजह से वो जो -3 है वो ए के अंदर आया। अब इफ के अंदर चेक होगा कि ए ग्रेटर देन 0, ए मतलब क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ -3 ग्रेटर देन 0 है, ऐसा उसका बोलना है। अब मुझे बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि -3 बड़े कैसे हो सकते हैं 0 से, बराबर, ये तो फॉल्स है, गलत है ये, और ये फॉल्स है, इसलिए क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और एल्स पार्ट के अंदर है प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव। रन करते देखो, एंटर, तो इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा द नंबर इज नेगेटिव। क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके, ठीक है, चलो अभी ये जो बताया मैंने इसके अंदर कोई डाउट है क्या तुमको? नो सर। नो ओके, सर। हमें इसकी प्रैक्टिस करना है, अगर कुछ होगा भी तो आपकी प्रैक्टिस से निकल जाएगा डाउट्स जो है। चलिए इसको करते हैं हम। अच्छा, हमने ये सब लिखा था अपन ने? नो सर, ओके, ये लेस ऊपर का लिखा है सर, हाँ ऊपर का लिखा है, ये ठीक लिख है, लिया, ठीक है, सिंटैक्स बाकी है। हाँ सिंटैक्स बाकी है इसका, ठीक है। तो ऐसा है, नीचे हेडिंग डालो इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसा हेडिंग डालो। लिखो द इफ एल्स स्टेटमेंट आर यूज्ड, the if else statements are used, if else statements are used to execute the program conditionally. The if else statement are used to execute the program conditionally. The if else statement are used to execute the program conditionally. नेक्स्ट लाइन में लिखो द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट, मतलब इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, द इफ पार्ट विल बी एग्जीक्यूट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। The if part will be executed when the condition is true, and the else part will be executed when the condition is false, and the else part will be executed when the condition is false, and the else part will be executed when the condition is false. लिखा? यस सर। ओके, लिख दिया, ठीक है। अब सिंटैक्स, सिंटैक्स लिख लो, सिंटैक्स एकदम शांति से लिखो, कहीं मत करो, आराम से लिखो, सिंटैक्स समझ के लिखो इसको। इफ ब्रैकेट में कंडीशन, उसके बाद में कोलन है, कोलन मत भूलना, फिर उसके अंदर गैप दे के आपको स्टेटमेंट लिखना है ऐसा, और उसके बाद में एल्स, फिर से कोलन और फिर से स्टेटमेंट। सिंटैक्स एकदम प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है, आराम से लिखो, और लिखने के बाद बताइएगा। यस सर। ठीक है, ओके। अब हमको ये एग्जाम्पल करना है, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल का हेडिंग मैं बताता हूँ, ऐसे लिखो, राइट अ प्रोग्राम
write a program to read a number from user, write a program to read a number from user and check whether the number is positive or negative, and check whether the number is positive or negative, and check whether the number is positive or negative. फिर से एक बार बताता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ नंबर फ्रॉम यूजर, समझो इस चीज को, यूजर से एक नंबर रीड करना है, एंड चेक, नंबर मतलब वो नंबर कोई भी डाल सकता है, वो पॉजिटिव नंबर डाले या नेगेटिव नंबर डाले, कोई नंबर वो कोई भी डालेगा, एंड चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको चेक करना है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंपल। ये प्रोग्राम आप लोगों ने देखा हुआ है, कोशिश करो इसको मन से लिखने की, नहीं याद आ रहा तो ही स्क्रीन पे देखो, आराम से लिखो। लिखने के बाद बताइएगा। ठीक है, डन, लिखा सबने? यस सर। बढ़िया, ठीक है। अब एक होमवर्क, ठीक है, सबका लिखा हो गया ना? समीक्षा, गीता, हर्षल, प्रकाश? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है। होमवर्क यही है, ये वाला, यस सर। ये है आपका होमवर्क। मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए, यूजर से सब्जेक्ट के मार्क रीड करने, एक ही सब्जेक्ट के मार्क रीड करने, कोई भी। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, सपोज किसी को मार्क मिले हैं 60, तो आपको प्रिंट करना है द स्टूडेंट इज फेल। क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन है, क्राइटेरिया ये है कि मार्क्स, पासिंग क्राइटेरिया ये है, कोई बंदा पास कब होगा? जब उसके मार्क्स ग्रेटर देन 35 हो, ठीक है, ये उसका पासिंग क्राइटेरिया। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब वो फेल है, सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ मैंने ये हिंट दिया, ये हिंट है, हिंट है, ठीक है। एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, सपोज उसने 60 डाला, वो तो नंबर कोई भी डाल सकता है, ठीक है, तो बंदा पास है। अगर उसके मार्क जो है वो 35 के कम है, तो बंदा फेल है, बस सिंपल। ठीक है, लिखा क्या? यस सर। यस सर। ये है आपका पहला वाला एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा वाला एग्जांपल बताता हूं, देखो। दूसरा वाला एग्जांपल ऐसा है, हमको ऐसा करना है, एंटर द नेम ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नाम रीड करना है यूजर से, ठीक है। सपोज उसने सब्जेक्ट का नाम डाला है सी लैंग्वेज, ठीक है, और फिर उसके मार्क रीड करने, फर्क है थोड़ा सा। एंटर द मार्क ऑफ सब्जेक्ट। अब सपोज सी लैंग्वेज में कितने कितने मिले? सपोज सी लैंग्वेज में आपको है 68, 100 में से। अब आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए, अगर 68 है मतलब वो 35 के ऊपर है, इसका मतलब वो पास है, तो ऐसा लिख के आना चाहिए, यू आर पास इन सी लैंग्वेज, ठीक है। अगर किसी ने इसको फिर से रन किया और इस बार नेम ऑफ सब्जेक्ट डाला, सपोज नेम ऑफ सब्जेक्ट सपोज जावा है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो आप, कोई भी
सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में आपको है सपोज 21 मार्क, तो आउटपुट मुझे ऐसा चाहिए, यू आर फेल इन उस सब्जेक्ट का नाम जावा। नोट डाउन कर लो इसको। ये 2 प्रोग्राम आपको करना है, दोनों ही लगभग सेम है। नोट डाउन कर लो और मुझे बताइएगा। ठीक है, सबका लिख के हो गया। ओके ओके, आज जो कंसेप्ट पढ़ाया मैंने उसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ओके ठीक है, आपको जो दिए हुए यस सर, एग्जांपल्स है, हाँ एक क्वेश्चन था पूछिए। सर। नॉट इक्वल टू इसमें नहीं आता क्या? नहीं आता है ना, कंपैरिजन में आता है, इसके अंदर आता है, लेकिन मैंने वही लिखे हैं जो हम मैक्सिमम टाइम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका अपन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, अगर फिर भी आपको सर हाँ सर आजची रेकॉर्डिंग मिळेल ना सर? हो मैंने ये सेशन रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। तो कुछ लोगों ने अगर मुझे उनका ईमेल आईडी नहीं भेजा होगा तो वो ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, ठीक है? अगर आपको अपडेट्स नहीं आती है तो आपके ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन आ जाएगा रिकॉर्ड, ये वीडियो अपलोड होते से, ठीक है? ओके सर। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।